बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हम सईद चौधरी। 13 जनवरी को चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। ये एक अदारा जाती एमओयू अनसाइन गैर तहरीरी ये एमओयू मौजूद है कि जब 9 मई के मुलजमों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं होगी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इनको तलब करना, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए, ये एक तरह से नरमी थी। ये ऑर्डर क्यों जारी किया गया था? क्या इसके पीछे फैज़ हमीद और इमरान खान की बाकियात की कोई साजिश कारफरमा है? बड़ी अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जनाब सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर लिया है कि जो ट्रांसफर होके आए हैं दीगर हाई कोर्ट से, वहाँ जज कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हो गए, खादम तैन सुमरो साहब हो गए जो कराची सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो आए हैं मोहम्मद आसफ साहब, जनाब इन्हें काम करने से रोका जाए। दरखास्त में क्या नुकात उठाए गए हैं, इस दरखास्त का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इसके नतीजे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें कोई उथल पुथल हो जाएगी? कानूनी पोजीशन जो है वो हम आपके सामने रखेंगे, और जो दरखास्त है उसमें कुछ तजादात भी हो सकते हैं। वो तजादात क्या हैं, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंतहाई डेस्परेट हो चुके हुए हैं। उम्मीद की कोई किरण उन्हें नजर नहीं आ रहे, तीर पे तीर चला रहे हैं लेकिन कोई तीर भी निशाने पे नहीं लग रहा। पहले खत लिखे इन्होंने, 3 खत लिख दिए आर्मी चीफ के नाम। वो कहते हैं खुले खत थे, वो तो पहुंचने थे उन तक, वो कोई डाक के जरिए हमने नहीं भेजे थे। फिर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इन्होंने एक हुक्म जारी कर दिया कि जब 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जो हमारे सेनेटर्स या अरकान असम्बली गैर हाजिर थे उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अब ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पार्टी जो है उसके भी तफजात हैं। जो पार्लिमानी पार्टी है इनकी, उन्होंने इमरान खान ने कहा जी निकाल दो उन सबको। कोई 8, 10, 12 के करीब लोग थे, उनमें जैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने कहा जनाब जैन कुरैशी के अलावा ना बाकी जितने भी हैं सबको निकाल दो। अब उसमें जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास में ये इतला है, खबर है कि जनाब उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये ऐसे अगर हम निकाल देंगे, इस पर मैंने उस दिन विलाग भी किया था, जनाब अगर निकाल देंगे वो तो आज़ाद हो जाएंगे, वो तो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद ही नहीं रहेंगे। वैसे भी इन्होंने कौन सा वोट दिए थे, ये तो मौजूद ही नहीं थे पार्लियामेंट के अंदर, ये तो बाहर चले गए थे, निकल गए थे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, इजलास में ही शरीक नहीं हुए थे। 26 महीने तरमीम वाला जो इजलास हो रहा था, तो ये फिर कैसे कह सकते हैं जनाब ये गैर हाजिर? गैर हाजिर होने का मतलब ही ये है कि मुखालफत की, तो किस बुनियाद पे उनको निकालेंगे? ये तो आईनी पोजीशन। अब जो पार्टी है उसमें, जो पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो जराये से खबर आई है कि जनाब उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, साबिक चेयरमैन साहब, बानी चेयरमैन साहब इमरान खान साहब, तो ये काबिल अमल नहीं है। अगर हम निकाल देंगे उनको, और वो मैंने ये भी अर्ज किया था जो तहरीक चलानी पड़ी तो इन लोगों की जरूरत होगी, और अगर ये निकाल दिए गए ये किसी और पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ये कौन सा पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, और अभी तक ये भी नहीं पता जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, पीटीआई के हैं। जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो तरमीम की गई वो कुछ और बात कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कुछ और बात कर रही है। इलेक्शन कमीशन जो अभी तक लेके बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल ही नहीं हुआ कि जनाब ये पीटीआई को सीटें दे दी जाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरखास्त थी। तो ये लोग जो हैं वो कहते हैं जनाब ये अगर निकाल दी हम तो इससे पार्टी को मजीद नुकसान होगा। यानी वो खान साहब की बात मान नहीं रही पार्लियामानी कमेटी। एक दौर था कि खान साहब आधे मुंह से कोई बात करते थे, फौरी तौर पे उसमें अमल हो जाता था। शेर अफजल मरवत को निकालने का फैसला किया, उस पर पूरी क्यादत जो है चंद एक लोगों को छोड़ के पूरी क्यादत शेर अफजल मरवत के साथ जाके खड़ी होगी। इवन एक जुनैद अकबर और वो जो अलीमीन गंडापुर साहब हैं वो भी उनके साथ जाके खड़े हो गए। अब ये जो पार्लियामानी कमेटी है इन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब खान साहब को जाके समझाया जाए, जनाब ऐसी हरकतें आप ना करें। इसका मतलब तो यही बनता है कि खान साहब सठियागे हैं, या फिर गैर दानिशमंदाना फैसले कर रहे हैं, या बेवकूफ़ियाँ मार रहे हैं। हाँ, जमात ये समझ रही है, या फिर ये भी समझ रही है कि शायद इमरान खान साहब का दिमाग जो है पूरी तरह काम नहीं करता, वो बरीकियां सियासतदान समझ नहीं पा रहे। पर उन्होंने ये
फौरी तौर पे उनको जो निकालने वाला हुक्म था वो उन्होंने मौखर कर दिया। उनका जनाब खान साहब से बात करेंगे। और दूसरा, इन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसम मुनीर साहब, वो बरतानिया के दौरा पे हैं और इन्होंने 20 तारीख को पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहां लंदन में, उसके सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर रखा था। और ये कॉल दे रहे थे लोगों को, पीटीए वाले, कि जनाब पहुंचे वहां पे और बताएं, वहां एहतजाज करें, ये बताया जाए कि जनाब पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शाला लगा हुआ है। अब वहां लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। ये मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं वो मैंने देखी हैं। अच्छा, एक तो वो टक्कर के लोग नहीं पहुंचे, उस तरह के जितने भी लोग हैं प्रोपेगेंडा करने वाले, हमारी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, या खान 2 वाले, कोई भी नहीं पहुंचा वहां पे। शहजाद अकबर साहब पहुंचे हुए थे, उनसे एक खातून ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जनाब देखें ये तो लोग ही नहीं निकले, ये तो मैं गिन के बता सकती हूँ 15 लोग हैं या 25 लोग हैं या 30 लोग हैं। तो उन्होंने शहजाद अकबर ने जब 5 लोग लिख दिए, यानी उनसे बात नहीं हो रही थी। एक नाकाम शो था। और दिलचस्प बात यह है कि लोग कैमरे के सामने आने से कतरा रहे थे। और किसी साहब ने यह कह दिया जनाब क्योंकि जनाब आज जो है ये वर्किंग डे है तो छुट्टी नहीं थी, तो जनाब इसलिए लोग जो है वो वीकेंड होता तो फिर देखते कितने लोग आते। ये 50 से 70 के करीब लोग जो हैं वहां जमा हो गए और नाकाम मुजाहरा करके वापस चले गए। और जो इनके बुखारी साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने तो कुछ और भी ऐलान फरमा रखा था। उन्होंने कहा जनाब ये जो ना खत लिखे हुए हैं इमरान खान साहब ने, इनको आप जनाब ऐसा करें कि जनाब इनकी आप फोटो कापियां करवा लें और जनाब वहां दे के आए हाई कमीशन। और भाई मेरे खुला खाता है, उनके पास तो पहले ही सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा हुआ है। आपका सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि इमरान खान का पूरा खत जो है वह कई मरतबा, एक से ज्यादा मरतबा पोस्ट और रिपोस्ट कर चुके हुए हैं, रीट्वीट कर चुके हुए हैं। तो फिर क्या जरूरत है। बहरहाल इन्होंने एक इवेंट बनाने की कोशिश की जो नाकाम हो गया। जनाब मुतलका वो उन्होंने कहा मुतलका सफारत खानों के बाहर जाएं और वहां जाके करें, आर्मी हाउस के बाहर जनाब जमा वो खत जाकर लगा दें जनाब। और फिर जो खास तौर पर लंदन में हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हो रहा है 20 तारीख को जो हुआ है, तो वहां जनाब लाजमी तौर पर यह खत जो है वो लहराया जाए ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें खत नहीं पहुंचा। वो ओपन लेटर था यार। आपकी जमात के एक वकील साहब ये फरमा चुके हैं, मेरे ख्याल अली जफर साहब ने ये कहा है कि ओपन लेटर जो होता है वो तो पहुंचाने की जरूरत नहीं होता, वो तो पब्लिक के लिए होता है। बहरहाल ये शो जो है ये भी इनका नाकाम हुआ है। अब बात है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त फाइल की है आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत। और उसमें जो 3 जज दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद में आए हैं और उनकी सीनियरिटी का जो तयन करके गए हैं, आमना फरूक साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब, और इनकी जो अर्जदाश्त है इन जजों की, 5 जजों की, वो मुस्तरद करके गए हैं। तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उसमें ये सजा की है कि जनाब इन जजों की जो ट्रांसफर हुई है दीगर हाई कोर्ट से और जिस तरीके से इनको सीनियरिटी मिली है, एक तो ये कि फौरी तौर पे उन्होंने अबूरी रिलीफ ये मांगा कि इनको काम करने से रोक दिया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समेत तीनों जजों को, यानी कि जो खादम हुसैन सुमरो साहब हैं जो सिंध से आए हैं और मोहम्मद आसिफ साहब जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब इनका जो ट्रांसफर है, इनके जो तबादले हैं उसको कलअदम किया जाए, आइन से मुतसादम है, उनका ये ख्याल है। और सीनियरिटी जो है इस तरीके से इनको नहीं दी जा सकती थी जिस तरीके से दी गई, और इनको दोबारा हल्फ लेना चाहिए था, बल्कि जरूरी था कि आइन के आर्टिकल 194 के तहत ये हल्फ उठाते, क्योंकि पहले इन्होंने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में कि जजों के तौर पर हल्फ उठाया होगा। नई जगह आए हैं ट्रांसफर होकर, तो यहाँ नए सिरे से इनको हल्फ उठाना पड़ेगा। और नए सिरे से अगर हल्फ उठाया जाता है तो फिर ये इनकी जो सीनियरिटी है हल्फ वाले दिन से ये शुरू होगी। इस तरह के उन्होंने कुछ निकात जो हैं ये उठाए हैं। ये जो साबान है वो आपको बता देते हैं हम। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सतार साहब हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब हैं और जस्टिस एजाज साख खान साहब जो हैं, इन्होंने ये दरखास्त जो फाइल की है। इन्होंने जो निकात उठाए हैं ना, वो एक तो इन्होंने ये कहा है कि जनाब जो सदर मुमलकत हैं उन्होंने अगर ट्रांसफर करना है एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो ये मफाद आमा में ही सिर्फ ट्रांसफर है जो हो सकती है।
اور उसकी रीजनिंग देना पड़ेगी, वजूहात बयान करना पड़ेगी कि ये मफाद आमा का मामला क्यों है, क्यों ट्रांसफर्स की जा रही हैं इनकी। तो ये जज साहबान भारत, ये वो जज हैं हाई कोर्ट के, वो आइन और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं ये, लेकिन उन्होंने जो रीजनिंग है वो दी हुई है। उन्होंने रीजनिंग ये दी हुई है कि जनाब जो इस्लामाबाद एक्ट है 2010 का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक है, उसका जो सेक्शन 3 है या आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसमें तमाम सूबों की और पाकिस्तान के इलाकों की नुमाइंदगी होगी। अब वहां पंजाब की नुमाइंदगी आमिर फारूक साहब कर रहे थे, वो तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पंजाब का तो कोई बंदा रह ही नहीं गया वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये एक कानूनी तकाजा है जो पूरा किया गया। कानून से बढ़ के मफाद आमा में क्या चीज हो सकती है, और ये कानून के मुताबिक ये लिखा हुआ इसमें कि तमाम जो सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और दीगर जो इलाके हैं उनकी नुमाइंदगी होगी पाकिस्तान के, यानी कि वफाक के मुतहत इलाके इस्लामाबाद वगैरह। अब सूरत ये है कि आमिर फारूक साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट और पंजाब का बंदा ही कोई नहीं रह गया डोमिसाइल वाला, वहां वो बता देते हैं जनाब। उसके बाद जनाब सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ये अब गए हैं पंजाब से उनकी जगह। और फिर दूसरा जनाब आगे जनाब मोहसिन कियानी साहब, ये मोहसिन कियानी साहब इस्लामाबाद का डोमिसाइल है, ये तो पंजाब के साथ इनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर जनाब आगे मियां गोल्ड हसन औरंगजेब साहब, ये अब चले गए सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पे, ये भी स्वात के हैं, इनका भी पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। फिर उसके बाद जनाब तारक महमूद जहांगीरी साहब, ये मानसहरा खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं, यानी पंजाब की सीट ही कोई नहीं। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद का डोमिसाइल है उनका। और सरदार एजाज शाह खान साहब इस्लामाबाद का डोमिसाइल है। और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब, इन्होंने वैसे पिटीशन नहीं डाली, ये बलूचिस्तान से है, इनका एक बलूचिस्तान से ताल्लुक है। और फिर उसके बाद जनाब जो समन रफत साहबा हैं उनका कराची से ताल्लुक है, सिंध से नहीं है, यानी कि अंदरूनी सिंध से नहीं, अंदरूनी सिंध से अब गए हैं वहां पे, वो गए हैं खादम हुसैन सुब्रो साहब। और उसके बाद जनाब आगे जनाब मोहम्मद आजम खान साहब एडिशनल जज इस्लामाबाद से हैं। और फिर जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब, वो भी इस्लामाबाद से हैं। नुमाइंदगी जो है, जो कानून ये कहता है उसके मुताबिक नुमाइंदगी मिलना चाहिए थी, ये नहीं मिलना चाहिए थी। और फिर उसमें मोहम्मद आजम साहब बलूचिस्तान से आ गए हैं वहां पे। तो ये इस तरीके से कानूनी तकाजा जो है ये पूरा किया गया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर ना आर्जी तौर पे जज जो है ये ट्रांसफर हो सकता है, ये वो कह रहे हैं अपनी पिटीशन में, आर्टिकल 200 का हवाला दे रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल 200 है, जो मैं कह रहा हूं तजाद है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब सदर के पास बेलगाम या लामहदूद इख्तियारात नहीं है ट्रांसफर के, दूसरी तरफ ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि जनाब ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 200 है उसके जो क्लास 1 है ये उसके तहत तबादले हुए, और क्लास 1 में ये कहीं आर्जी ट्रांसफर का चक्कर ही जिक्र ही कोई नहीं है। ये जो क्लास 3 है आर्टिकल 200 की, उसमें आर्जी तबादले की बात है, ये तो मुस्तकिल ट्रांसफर है। और फिर वो कहते हैं जनाब 175A जो है जुडिशल कमीशन का जो इख्तियार है ना नई तकर्रियों के हवाले से, वो इख्तियार जनाब सलब कर लिया, सदर साहब ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया। भाई आर्टिकल 200 इंडिपेंडेंट डे जो है वो आर्टिकल है, और 175A तो नई तकर्रियों के हवाले से है, ये ट्रांसफर है, ये तकर्री है ही नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि जब सदर जो है उसने 175A के तहत जुडिशल कमीशन का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब जो ट्रांसफर हो सकती है आर्जी बुनियादों पर हो सकती है, ये तजाद है ना। और फिर वो कहते हैं 194 के तहत हलफ उठाना जरूरी। वैसे ये जो नुक्ता है ना इनका, ये पहली मरतबा ये मामला जो है ये अदालत में आया है, फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। भारत में हो चुके हैं, भारत में जो जजों की ट्रांसफर है ना हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर से मतलब जो आर्टिकल है वो 222 है 222, वहां जजमेंट्स मौजूद है कि वो सीनियरिटी समेत जाएगा। और यहाँ भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है या दूसरे फरीक का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जनाब वो जो एक शख्स एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाता है
تو وہ نئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر نئی اپائنٹمنٹ ہو تو پھر سینیارٹی وہاں سے شروع ہوگی جب وہ نیا حلف اٹھائیں گے. جیسے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اس حوالے سے ججمنٹ بھی موجود ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں جو جج جاتے ہیں ہائی کورٹ سے, تو ہائی کورٹ کی سینیارٹی وہاں چھوڑ کے آتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں نئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ نئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے, 200 کے تحت یہ ٹرانسفر ہے. بہرحال اس نقطے پہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی, اور میرا تو خیال یہی ہے کہ جو حکومت اس کی تشریح کر رہی ہے آئین کے آرٹیکل 200 کی, اور جو وجہ ہے وہ تو میں نے بیان کر دی کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہاں پنجاب کی نمائندگی تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی, سردار سرفراز ڈوگر والا جو معاملہ ہے. اور دوسرا جو سینیارٹی والا ایشو ہے, اگر حلف اٹھانا ضروری ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی اگر ججمنٹ آ جاتی ہے ایسی سپریم کورٹ کی. اگر حلف اٹھانا ضروری نہیں ہے, جو لاہور ہائی کورٹ میں حلف اٹھا کے گئے ہیں, یا کراچی سے حلف اٹھا کے آئے ہیں, یا پھر بلوچستان سے حلف اٹھا کے آئے ہیں, اگر اسی حلف کو مان لیا جائے, اس حوالے سے بھی ججمنٹس موجود ہیں کہ جو جج کی سینیارٹی جو ہے وہ جو ابتدائی حلف ہوتا ہے اس کا, ہائی کورٹ کے جج کی سینیارٹی جو ابتدائی حلف ہوتا ہے اس کا, وہ چاہے ایڈیشنل جج کے طور پہ اس نے اٹھایا ہائی کورٹ کا, وہاں سے سینیارٹی کا تعین ہوگا. تو اگر اس ججمنٹ کو دیکھا جائے تو پھر ان کی سینیارٹی جو ہے وہی سینیارٹی رہے گی, برقرار رہے گی جو ان کی اپنی اپنی ہائی کورٹس میں تھی, اور وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے, اوتھ کی ڈیٹ سے, پہلے حلف کی تاریخ سے. تو بہرحال دیکھیں فرسٹ امپریشن کا بہرحال کیس ہے جو وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں, اور یہ آئینی بینچ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرنا ہے. اور اب جو آخری بات ہے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب اعجاز چوری کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوئے, یہ ایک جناب کہہ لیں کہ جناب غیر تحریری اور غیر دستخط شدہ انسائنڈ ایک ایم او یو ہے ادارہ جاتی. عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے, باقی جو ادارے ہیں ان کے درمیان آپ کہہ لیں سرکار, مقننہ اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, سول اسٹیبلشمنٹ, ان کے درمیان ایک غیر تحریری آپ کہہ لیں کہ مفاہمت ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کے ملزم ہیں نا, ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی, یہ رعایت کے مستحق ہے بھی نہیں, ویسے سیدھی سی بات ہے. تو اب پھر جب اعجاز چوری صاحب جو ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے, ان کے 13 جنوری کو جب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے تو یہ تو تھرتھلی مچ گئی. جناب ایم او یو جو ہے یا جو مفاہمت ہوئی ہے ہمارے درمیان, اس کے بالکل برعکس جو چیئرمین صاحب ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے یہ کیوں جاری کر دیے پروڈکشن آرڈر؟ ظاہر ہے وہ آئیں گے, جیل سے لایا جائے گا انہیں, وہ سینٹ میں خطاب بھی کریں گے, پیش بھی ہوں گے, صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی, جتنے دیر اجلاس جاری رہے گا اتنی دیر تک وہ وہاں جو ان کے لاجز ہیں وہاں پہ ٹھہریں گے. تو یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ اب جناب اس پہ وہ 13 جنوری کو ان کے جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں. 14 جنوری کو اس پروڈکشن آرڈر کی روشنی میں ایک اسلام آباد پولیس جو ہے پہنچ جاتی ہے جناب کوٹ لکھپت جیل کہ جناب اعجاز چوری صاحب کو ہم نے لے کے جانا ہے, وہاں چیئرمین صاحب کا جو ہے وہ حکم ہے. تو وہاں پھر وہ گیٹ سے ہی واپس چلے جاتے ہیں. اب 2 خبریں ہیں اس حوالے سے, جناب انہوں نے اندر بھیجا تو پھر لیکن جیل حکام نے تعمیل نہیں کی. لیکن دوسری خبر جو ہے جو میرے ذرائع جس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب وہ گیٹ تک آئے ضرور ہے, پھر انہیں واپس بلا لیا گیا. کسی نے کہا کہ جناب وہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جیل حکام کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ واپس آ جائیں. اب اس میں جناب پڑ گیا رولا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے پوچھیں جناب یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کے پیچھے جو عمران خان اور فیض حمید, جنرل فیض حمید کی باقیات کی کوئی سازش ہو سکتی ہے, وہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ سر بڑے ہی دیکھو نا اتنے جڑے انہوں نے مظاہرہ کروایا, ملک دشمنی دی اس تو بڑی گل کی ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا نو کی دسنا چاہ رہے سی کہ آرمی چیف ساڈا اتنے گیا آیا اور او دے خلاف ایک مظاہرہ کر رہے ہیں اتنے. اس انہوں نے ملک دے نال کوئی نہیں ہے, انہوں نے اپنی کوئی گیم پانی ہوندی ہے. یہ جو سازش ہوئی تو جناب پتہ یہ چلا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس آپ پارا سے کوئی صاحب آتے ہیں, وہ کسی عہدیدار کا نام لیتے ہیں, بڑے عہدیدار کا, ان کے سٹاف افسر کے طور پہ اپنا تعارف شارف جو بھی ہے وہ کرواتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ڈیزائر جناب خواہش ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ اعجاز چوری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں
وہ جاری کر دیے جائیں۔ اب اعجاز چوری کے یہ جو ہے یہ پرسپشن ہے، گمان ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ والی، کہ جناب انہیں کہا گیا ہوگا کہ جناب کوئی ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ 1.5 سال سے جیل میں ہے، میں بھی اندر خاتے کو رابطے شابطوں کی بات بھی ہوئی ہو کہ اعجاز چوری صاحب جو ہیں وہ جناب بدل گئے ہیں، وہ کوئی یہاں کے سینٹ میں کچھ ایسا بیان دے دیں گے جس سے وہ 9 مئی کی مذمت ہو جائے گی، اور پھر سارا کچھ جو بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، اس طریقے سے بات کر کے وہ ایک ڈیزائر، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ خواہش اظہار کی گئی ہے چیئرمین صاحب کہ آپ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں۔ اب پروٹیکشن آرڈر جاری ہو گئے، اس کے بعد میں نے کہا کہ رولا شلا بڑھ گیا، تھرتھرنی پڑ گئی کہ جناب یہ کیسے ہو گیا۔ اب میری اطلاع کے مطابق جناب یوسف گیلانی صاحب جو ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے یہ کہا جناب یہ تو بھائی لوگوں ہی کی ڈیزائر تھی جس پہ میں نے کیا۔ انہوں نے کون آیا تھا؟ جناب فلاں صاحب آئے تھے، اور فلاں صاحب کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا جناب اس نام کا کوئی بندہ اس شعبے میں جس افسر کا نام لیا تھا نا ان کے پاس کوئی سٹاف افسر اس ٹائپ اس نام کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پھر کہا گیا جناب پتہ کریں پھر یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ چیئرمین سینٹ جو ہے یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو سمجھ نہ آئی ہو معاملے کی۔ پھر جناب وہ CCTV فوٹیجز یہ وہ سارا کچھ دیکھا گیا، وہ بندہ جو ہے وہ شناخت کر لیا گیا، وہ صاحب جو ہیں ادھر ہی، لیکن وہ کسی اور شعبے میں ہے، غیر متعلقہ صاحب ہیں، وہ ان کا اس معاملے کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ساری ایک واردات اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ جو ہیں وہ فیاض امیر صاحب کی واقعات، وہ جو ایک سازش تیار کر کے گئے تھے نا لمبی چوڑی، 9 مئی بھی جس کا نتیجہ ہے وہ وائرس آپریشن کلین اپ جو ہے یہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وائرس جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی وائرس نے یہ واردات ڈالی، یہ والی اعجاز چوری کی پروٹیکشن آرڈر والی۔ تو یہ اب وہ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ دھر لیے گئے ہیں جنہوں نے یہ واردات ڈالی۔ اب جو اس کے تانے بانے ہیں نا وہ PTI، موجودہ PTI، عمران خان اور فیاض امیر کے جو باقیات ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں۔ اب دیکھیں خبر کیا کھلتی ہے، آگے کیا صورتحال بنتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔